हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके के ऊपर हम बात कर रहे थे। और फिजिक्स का लेक्चर जो है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अब हम केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे। एस ब्लॉक के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है आप सभी लोगों को सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा कह रहे थे, Na2CO3.10H2O का जो निर्माण है वो किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। और साल्वे प्रोसेस के अंदर जो है फिर CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, यहाँ तक की हम बात कर चुके थे। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी लिखवा दिया था कि साल्वे विधि के द्वारा आप पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो आपका KCl के अंदर विलय होता है, इसलिए। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे जो आपका सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 यानी धावन सोडा जो है उसके कुछ गुणों के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, और फिर हम एक नए यौगिक सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे गुण। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सोडियम क्लोराइड के, सोडियम कार्बोनेट के गुणों के बारे में। और पहला पॉइंट आप सभी लोगों के लिए, तो आप लिखेंगे कि यह जो है दोस्तों आपका कैसा होता है? यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, और यह जो है आपके जल में अत्यधिक विलय होता है। जल में अत्यधिक विलय है, विलय है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसे धावन सोडा भी कहते हैं। किसे धावन सोडा भी कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसे धावन सोडा भी कहते हैं, और ये धावन सोडा के अंदर जो है डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। डेकाहाइड्रेट का मतलब है, जब आप सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कल लिखा था तो हमने लिखा था Na2CO3.10H2O। तो जो ये 10H2O है, हाइड्रेट का मतलब आपका ये H2O, और डेका का मतलब है 10। तो 10 जो .10H2O है, आपके 10 जो जल के क्रिस्टल इसके साथ में जुड़े हुए हैं उसे हम कह रहे हैं डेकाहाइड्रेट। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। थर्ड है इसकी ताप का प्रभाव। इसके ऊपर जो है टेम्परेचर का प्रभाव कितना पड़ता है? ताप का प्रभाव। ठीक है, अब टेम्परेचर का प्रभाव कितना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो दोस्तों Na2CO3.10H2O है, उसको जैसे ही हम 373 केल्विन के ऊपर, 373 केल्विन के ऊपर गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाता है? ये टूट करके हो जाता है Na2CO3.H2O। ठीक है, प्लस 9H2O जो कि गैस के फॉर्म में आता है और वो उड़ जाता है। ये एरो उसी को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा उत्पाद बनेगा जो बाद में क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा या वाष्प हो जाएगा। तो ये जो है ये तो क्या है? हमारा क्रिस्टलीय जल है। ठीक है, क्रिस्टलीय जल। और Na2.10H2O जो है ये कैसा सोडियम कार्बोनेट है? ये मोनोहाइड्रेट। ठीक है, मोनोहाइड्रेट। समझ में आ गई बात?
तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम 373 केल्विन के ऊपर गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट करके एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट के साथ में, और 9 जो क्रिस्टलीय जल एक्स्ट्रा है वो हवा में उड़ जाते हैं वाष्प होकर के। ठीक है, फिर दोस्तों अगर हम इस Na2CO3.H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो मोनोहाइड्रेट वाला है उसको भी अगर और 373 केल्विन से भी ज़्यादा पर गर्म करते हैं तो ये टूट करके बन जाता है आपके Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस जो H2O था वो आपका गैस के फॉर्म में आकर के उड़ जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये जो आपका Na2CO3 बना इसे हम कहते हैं सोडा एस। क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ताप का प्रभाव, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं 373 केल्विन के ऊपर तो यह हमें Na2CO3.H2O देता है, और जो जल होता है वो क्रिस्टलीय जल गैस के फॉर्म में प्राप्त होता है और वो वाष्प बन के उड़ जाता है। फिर जो Na2CO3.H2O होता है उसको हम 373 केल्विन से भी ज़्यादा अगर गर्म करें इतने टेम्परेचर से भी तो ये बन जाता है सोडा एस यानी Na2CO3 और H2O। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये ताप का इसके ऊपर प्रभाव है। नेक्स्ट आप इसका चौथा गुण लिखेंगे कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है उसके जल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर यानी इसका जलीय विलयन बनाने पर क्या रिएक्शन होती है। तो दोस्तों जब हम Na2CO3 की अभिक्रिया जल के साथ में करवाते हैं यानी इसका जब हम जलीय विलयन बनाते हैं, जल में इसे जब घोल देते हैं तो घोलने पर जो विलयन प्राप्त होगा उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो होगा H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस आपका एक सार और प्राप्त होता है और उस सार को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी प्रबल सार होता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वो होता क्या है, NaOH। तो कहने का मतलब है सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो सार्य होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है इसका जलीय विलयन। ठीक, ये चीज याद रखना। फिफ्थ आपके बारे में बात करें तो फिफ्थ गुण आ जाता है आपके अम्ल के साथ में अभिक्रिया, यानी जब हम Na2CO3 की अभिक्रिया HCl के साथ करवाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में तो यह हमें दे देगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस CO2 गैस आएगी और गैस है तो वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। साथ ही साथ हमें जल प्राप्त होगा यानी H2O मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो इसके 5 गुण हैं, ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं। वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट आपका एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो कि जल में अत्यधिक विलय होता है। ठीक है, इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, धावन सोडा भी कहते हैं यानी वॉशिंग पाउडर जो कहते हैं या वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं, जो कि डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। इसके ऊपर ताप का प्रभाव क्या है, तो ताप का प्रभाव है आपके कि जो Na2CO3.10H2O है उसको जैसे ही हम 373 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर दे करके इतना गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यह हमें एक तो देता है मोनोहाइड्रेट और कुछ जो है क्रिस्टलीय जल अलग से देता है जो हवा में वाष्प के साथ बन करके उड़ जाता है और हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट वाला। ठीक है, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है यानी Na2CO3.H2O है उसे हम 373 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है सोडा एस, और जो H2O एक मोनोहाइड्रेट वाला था वो भी हवा में उड़ जाता है। ठीक है, फिर अगर हम सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट जो है डेकाहाइड्रेट वाला नहीं, ओनली सोडियम कार्बोनेट, उसको जैसे ही जल में मिलाते हैं, जलीय विलयन इसका बनाते हैं,
तो वह हमें क्षारीय प्राप्त होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट H2O के साथ अभिक्रिया करके H2CO3 और NaOH बनाता है। और जो Na2CO3 है, इसकी अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होती है यानी एसिड के साथ होती है, HCl के साथ होती है, तो यह हमें सोडियम क्लोराइड और CO2 गैस और H2O देता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम लिखने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के उपयोग। तो आप लिखेंगे उपयोग। ठीक है, जिसमें पहला इसका उपयोग है कि आपका जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, ग्लास, आपका बोरेक्स, आपके साबुन आदि का निर्माण, आदि के निर्माण में। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ पर होता है? कास्टिक सोडा है, आपका ग्लास है, आपका बोरेक्स है, आपका साबुन है। ग्लास मतलब कांच, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं ग्लास का मतलब वो एक ग्लास समझ ले, नहीं, वो एक ग्लास की बात नहीं हो रही, कांच की बात हो रही है। तो ये सब बनाने में भी जो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। साथ ही साथ जल के मृदुकरण में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, जल के मृदुकरण में। ठीक, चलिए, थर्ड आपको याद रखना है कि अगर हमें धातु कार्बोनेट कोई बनाने हैं तो वहां भी हम इसका उपयोग करते हैं, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट बनाने में। चौथा, वस्त्र उद्योग, यानी जो क्लोथ्स आपका जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, तो वस्त्र उद्योग, आपका पेट्रोलियम का शुद्धिकरण अगर करना है तब पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में। और आपके फिफ्थ इसका उपयोग आ जाता है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ में अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 जो है, अगर इन दोनों का मिश्रण बना दिया जाए तो इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? हम गलन मिश्रण कहते हैं। ठीक है, गलन मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और जो पोटेशियम कार्बोनेट है उसके विलयन या सॉरी इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? गलन मिश्रण कहते हैं। और ये गलन मिश्रण जो है आपके गुणात्मक विश्लेषण में, यानी क्वालिटेटिवली एनालिसिस अगर करना है तो, ठीक है, गुणात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में, यानी कि रिएजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट के जो उपयोग है इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं? पहला इसका उपयोग होता है कास्टिक सोडा, ग्लास यानी कांच, बोरेक्स, साबुन आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाएगा। जल के मृदुकरण में इसका उपयोग किया जाएगा। धातु कार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग हो, पेट्रोल शुद्धिकरण हो, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का जो मिश्रण है उसे हम कहते हैं गलन मिश्रण। और इस गलन मिश्रण का उपयोग हम जो है गुणात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। समझ में आ गई बात?
तो ये था दोस्तों आपके सोडियम कार्बोनेट के बारे में कंप्लीट डिटेल। अब हम पढ़ने वाले हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। कार्बोनेट कंप्लीट हुआ, अब आप टॉपिक डालिए दूसरा जो आपका यौगिक आ रहा है वो आ जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब है NaCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इस NaCl को जो है दोस्तों जनरली हमें कहाँ पर मिलता है, तो यह जनरली आपके समुद्री जल हो या फिर आपके जो खारे पानी के जितनी भी झीलें हैं, कुएं हैं, वहाँ से मिल सकता है, या आपके जो है रॉक सॉल्ट जो होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि साधारण नमक, और साधारण नमक का मतलब क्या है NaCl, तो साधारण नमक NaCl मुख्य रूप से समुद्री जल, ओशियन वाटर, समुद्री जल, खारे पानी, एक सेकेंड, खारे पानी के कुएं व झील से तथा रॉक सॉल्ट में, रॉक सॉल्ट में पाया जाता है, रॉक सॉल्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कई बार जो है आपसे ज्योग्राफी के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि खारे पानी के अंदर जो है कौन सा धातु पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम आपका धातु है, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको कभी कभी ये हेल्प कर सकता है, ठीक। चलिए अब दोस्तों जो हमारा समुद्री जल है, उस समुद्री जल को अगर हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो उसका वाष्पन होकर के हमें एक अपरिष्कृत नमक मिलता है, और उस अपरिष्कृत नमक में कौन कौन सी अशुद्धियाँ उपस्थित होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लिख लीजिए इस चीज को कि जब समुद्री जल, क्या समुद्री जल, इस समुद्री जल को हम किसमें, सूर्य का प्रकाश देते हैं या सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में लाते हैं, तो इसका होता है क्या, वाष्पन। और जब इसका वाष्पन होता है तो हमें मिलता है अपरिष्कृत नमक, अपरिष्कृत नमक। और जो ये आपका अपरिष्कृत नमक है इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ मिलती है, तो अशुद्धियाँ उपस्थित। अब इसमें जो अशुद्धियाँ उपस्थित है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है कई बार कि बताइए समुद्री, या फिर डायरेक्ट या तो पूछ लेंगे समुद्री जल में क्या उपस्थित होता है, तो भाई समुद्री जल में भी ये अशुद्धियाँ उपस्थित होगी, जब इससे बने प्रोडक्ट में है तो उसमें होगी। और या फिर आपसे ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि अपरिष्कृत नमक या कच्चे नमक में कौन कौन सी अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, तो एक होती है आपके Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, एक आपका होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, एक होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, एक होता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ 4 अशुद्धियाँ हैं जो हमारे अपरिष्कृत नमक में उपस्थित होती है। तो समुद्री जल का जब आप सूर्य के प्रकाश में लाते हैं तो वाष्पन होता है और उससे हमें अपरिष्कृत नमक मिलता है। उस अपरिष्कृत नमक में कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित होती है जो इस प्रकार से है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड।
समझ में आ गई बात। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये जो अशुद्धियां उपस्थित है, इन अशुद्धियों में भी दो अशुद्धियां ऐसी है जो विशेष है, उनकी वजह से एक विशेष टेस्ट आ रहा है। तो उसको आप लिखेंगे यहां कि आपका कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण, अशुद्धि के कारण साधारण नमक, साधारण नमक प्रश्वेद, कैसा प्रश्वेद होता है। समझ में आ गई बात। ये चीज आपको याद रखनी है, प्रश्वेद होता है। ये चीज पूछी जा सकती है कि जो साधारण नमक है वो प्रश्वेद होता है कौन सी अशुद्धियों के कारण। तो दो अशुद्धियां ही है मेन, आपकी चारों अशुद्धियों की वजह से वह प्रश्वेद नहीं होता, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोराइड है उसकी वजह से ये नमक जो है प्रश्वेद होता है। समझ में आ गई बात। ये चीज आप याद रखेंगे या नहीं? याद रखनी पड़ेगी, याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में। जैसे कि आपका एक पॉइंट यहां पर आ जाता है पहला, कि जो अपरिष्कृत नमक है, अपरिष्कृत नमक, अपरिष्कृत नमक को जल की न्यूनतम यानी मिनिमम मात्रा में, ठीक है, मिनिमम मात्रा में घोला जाता है। ठीक है, तो जो अपरिष्कृत नमक है उसको जल की न्यूनतम मात्रा में घोला जाता है, जिससे जिससे अविलय अशुद्धियां, जिससे अविलय अशुद्धियां, ठीक है, जो घुलनशील नहीं है, मतलब जो डिजोल्व नहीं हो सकती, वो वाली जो अशुद्धियां है, इम्प्योरिटीज है, वो क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है, यानी कि वो अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है। एक तो ये बात याद रखनी है। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट एक याद रखना है कि इस विलयन में जो सोडियम क्लोराइड का विलयन होगा, उस विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस प्रवाहित, HCl गैस प्रवाहित कर संतृप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? संतृप्त किया जाता है। और जिससे क्या हो जाता है दोस्तों आपके, जिससे सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव के कारण, सम आयन प्रभाव के कारण NaCl सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिस्टलीकरण हो जाता है। ठीक है भाई, देखो कि आपका ये है NaCl, ये टूट कर क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, और जो HCl है वो क्या बनेगा, तो H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है,
और जो आपका ये Na+ है और आपका जो Cl- है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो विलेयता गुणनफल जो है इनका ज़्यादा होता है। विलेयता गुणनफल, ठीक है, किसका ज़्यादा होता है विलेयता गुणनफल? आपके Na+ और Cl- का। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। और जो हमारा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम Mg क्लोराइड, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ NaCl, आपको पता चल ही गया होगा, तो सोडियम क्लोराइड से अधिक विलय होने के कारण, विलय होने यानी डिजॉल्वेबल होने के कारण विलयन में ही रह जाते हैं, विलयन में ही रह जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो आपका कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो अपरिष्कृत जल में आपके नमक में मिल रहा है, वो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा विलय होता है, और सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा विलय होने के कारण क्या होता है, विलयन में ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपके सोडियम क्लोराइड के बारे में कि सोडियम क्लोराइड मिलता कहाँ है जनरली, तो समुद्री जल है, खारे पानी की कुएं या झील है वहाँ पर, या रॉक सॉल्ट के अंदर पाया जाता है। समुद्री जल को जैसे ही सूर्य प्रकाश में लाया जाता है तो वाष्पन से क्या होता है, अपरिष्कृत नमक मिलता है। उस अपरिष्कृत नमक में कुछ अशुद्धियाँ होती है जैसे Na2SO4, CaSO4, CaCl2, MgCl2। तो जो हमारा CaCl2 और MgCl2 है वो उन अशुद्धियों के कारण ही साधारण नमक प्रश्वेद होता है, और अपरिष्कृत नमक को जो है जल की न्यूनतम मात्रा में घोला जाता है, और उससे क्या हो जाता है, अविलय जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। विलयन के अंदर HCl गैस को जैसे ही प्रवाहित किया जाता है सोडियम क्लोराइड के, तो संद्रव किया जाता है उससे, और उससे संद्रव्त होने के कारण जो NaCl और HCl है, दोनों में ClCl है, वो सम आयन प्रभाव के कारण NaCl का हो जाता है क्रिस्टलीकरण, और NaCl जो है उसमें Na+ और Cl- का जो है वो विलेयता गुणनफल ज़्यादा होता है। उस वजह से जो है दोस्तों इसका क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया, और जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है वो NaCl से ज़्यादा घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं, इसलिए वो विलयन में ही घुल जाते हैं। अब हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के गुणों के बारे में। ठीक है, तो आप लिखिए गुण, किसके गुण लिखे जा रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड के। तो गुणों में लिखेंगे आप, पहला गुण क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो है हमारा NaCl वो कैसा है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, ये बात याद रखेंगे। दूसरा जो हमारा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड व मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की उपस्थिति के कारण प्रश्वेद होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि उपस्थिति के कारण प्रश्वेद होता है। समझ में आ गई बात? फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है कि इसका जो गलनांक है वो 800 डिग्री सेल्सियस है, किसका, NaCl का। तो इसका गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस तथा जल में विलेयता 273 केल्विन पर कितनी है, 2.18। ठीक है, या आपको कहीं कहीं पर 2.17 भी मिल सकती है ग्राम पर मिलीलीटर
होती है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। चौथा आ जाता है कि ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर विलेयता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कोई ऐसा अचानक से ओ भाई साहब एकदम से विलेयता बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात। तो ये है NaCl के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या गुण। पहला है आपका कि NaCl कैसा है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, जिस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट था। KCl और MgCl2 की उपस्थिति के कारण ये प्रश्वेत होता है। इसका गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस है और जल में विलेयता इसकी 2.17 या 18 ग्राम पर मिलीलीटर होती है 273 केल्विन पर। टेम्परेचर बढ़ा देने से इसकी जल की जो विलेयता है, जल में जो विलेयता है उसके ऊपर ज़्यादा कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके उपयोग लिखने वाले हैं। तो NaCl के यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड के जो उपयोग है वो हम लिखने जा रहे हैं। तो इसके उपयोग, अब सोडियम क्लोराइड के उपयोग के अंदर पहला उपयोग आ जाएगा कि ये जो है साधारण नमक के रूप में होता है, तो इसको लिखने की हमारे ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका उपयोग और कहाँ होता है, तो आपके सोडियम क्लोराइड यानी Na2CO3, आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 तथा आपके Na2O2 आदि का निर्माण करने में, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, अब क्या Na2CO2 नहीं CO3, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका, सोडियम सल्फेट आपका और सोडियम पर ऑक्साइड जो होता है, उनके निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा जो होता है वो खाद्य के, यानी जो खाने योग्य आपकी चीज़ें हैं ना, तो खाद्य पदार्थों, खाद्य की बात नहीं, खाद्य नहीं बोल रहा हूँ, खाद्य, ठीक है, पदार्थों के संरक्षण में, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, NaCl का, तो संरक्षण में। और तीसरा आपके उपयोग आ जाता है साबुन निर्माण में, साबुन निर्माण में, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड की, और यहाँ सोडियम क्लोराइड कंप्लीट होता है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर एक नए यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे। अब सोडियम क्लोराइड को जो है दोस्तों, सबसे पहले तो साधारण नमक के रूप में जाना जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। और जो हमारा NaCl है वही होता है आपका क्या, सोडियम क्लोराइड। यह मुख्य रूप से समुद्री जल हो, खारे पानी की कुछ कुएं, झील, वहाँ पर मिलेगा, या रॉक सॉल्ट के अंदर ये पाया जाता है। समुद्री जल को जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश में लाते हैं तो ये वाष्पित होकर के हमें एक अपरिष्कृत नमक देता है। उस अपरिष्कृत नमक के अंदर जो है कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, जैसे कि Na2SO4, CaSO4, CaCl2, MgCl2, ठीक है। CaCl2 और MgCl2 जो है उन अशुद्धियों के कारण ही साधारण नमक कैसा होता है, प्रश्वेत होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे क्या, सोडियम क्लोराइड के जो है बारे में जनरल जानकारी कि भाई आपका जो है ये अगर आप इसको जल में मिलाते हैं तो इससे फिर क्या होती है, जो हमारी अशुद्धियाँ अविल्य होती है वो पृथक हो जाती है और ये, ठीक है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है। फिर आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड जो है एक श्वेत कलर का क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है कई बार, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देकर के पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी सही है, तब ये काम आता है। CaCl2 और MgCl2 के कारण ही ये प्रश्वेत होता है, ये बता ही चुका हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है आपका इसका गलनांक जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस है और जल में विलेयता 273 केल्विन के ऊपर कितनी होती है,
2.18 या 17 ग्राम पर मिलीलीटर। ताप बढ़ाने पर जो विलेयता है उसके ऊपर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। फिर इसके कुछ उपयोग है कि Na2CO3 है, NaOH है, Na2SO4 है, Na2O2 है। इनके निर्माण में, खाद्य पदार्थों के जो है प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, साबुन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके बारे में बात करते हैं शुरू। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, अब ये हमारा कौन सा नया यौगिक आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ड्रॉ क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, NaOH। ठीक है, सबसे पहले तो यही पता हो कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, NaOH होता है। अब दोस्तों जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण जो है हम एक पूरे बड़े मेथड से करते हैं औद्योगिक लेवल पर। उस मेथड का नाम है आपके कास्टनर-केल्नर सेल। ठीक है, लेकिन हमें जो है इस पूरे मेथड को नहीं समझना है, क्योंकि ये एक जो मेथड है आपका प्रैक्टिकल मेथड है, यानी एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, इसके बारे में केवल गुण और उपयोग की हमें जानकारी लेनी है। तो बस ये याद रखना कि इसका जो निर्माण है वो किससे करेंगे हम, तो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण है औद्योगिक स्तर पर वो आपके कास्टनर, ये लिख लीजिए केवल नाम, कि ये पूछ लिया जाए भाई इस विधि का संबंध किससे है, तो कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, कास्टनर केल्नर सेल विधि से निर्माण। बस ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बेसिकली इसके अंदर एक आयताकार सेल बना हुआ होता है, लोहे का पूरा बक्से टाइप का, जिसके अंदर 3 कक्ष होते हैं। क्या होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, मतलब 3 पार्टीशन किए हुए होते हैं। और इसके अंदर जो है फिर आपका ब्राइन वैद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। ब्राइन यानी आप लोगों को पता ही है, ठीक है, पीछे बताया जा चुका है, NaCl का जो पूरा जलीय विलयन है उसे ब्राइन कहते हैं। वो वैद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है और ग्रेफाइट का जो है एनोड बनाया जाता है। और फिर इसके बीच में केंद्र में जो कक्ष होगा, यानी केंद्र के अंदर जो आपका एक सेल बना हुआ होगा, वो कास्टिक सोडे का तनु जलीय विलयन का तथा आयरन का जो है कैथोड लिया जाता है। और तल के अंदर फिर एक पारे की जो है हम परत बिछा देते हैं पूरा जो कक्ष होगा उसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो हमारे इसके अंदर जो है रिएक्शन होगी। बाहरी कक्षाओं में तो क्या रिएक्शन होती है, NaCl से Na+Cl- बनता है और H2O से H+OH- बनता है। और एनोड के ऊपर क्या हो जाता है, फिर ये Cl से Cl2 बनता है। कैथोड के ऊपर जो है आपका यहाँ पर एक अमलगम बन जाता है जिसे हम कहते हैं सोडियम मरकरी NaHg। ठीक है, तो इसके अंदर इस विधि में आप ये लिख सकते हैं कि एक अमलगम का निर्माण होता है, अमलगम का निर्माण। अब ये अमलगम कौन सा होता है, तो ये अमलगम होता है आपके सोडियम मरकरी। बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में पूरा आपको यहाँ पर जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एक मेथड है जो कि हमारे कहीं भी काम का नहीं है। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि से करते हैं, कास्टनर केल्नर सेल से। इसमें जो है एक अमलगम का निर्माण होता है, वो कौन सा होता है, सोडियम मरकरी वाला। ठीक है, अब दोस्तों इसके गुणों के बारे में लिख लीजिए। तो इसके गुणों के अंदर पहला गुण आप लिखेंगे कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पारभासी सफ़ेद ठोस पदार्थ है। कैसा है, पारभासी श्वेत ठोस पदार्थ है। ठीक है, दूसरा आप इसके अंदर लिखेंगे कि इसका गलनांक कितना है, तो गलनांक कितना है,
318 डिग्री सेल्सियस। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जल में जो है ये अत्यधिक विलय होता है और इसका जलीय विलयन जो आता है वो सार्य आता है। ठीक है, तो जल में अत्यधिक विलय तथा जलीय विलयन सार्य होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। चौथा पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे कि जब हमारा NaOH यानी कि ये पूरी रिएक्शन आ जाती है जब NaOH की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं, वायुमंडल में इसका होती है, इसके साथ जैसे ही इसकी अभिक्रिया होती है तो ये हमें दे देता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और पांचवी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। और ये NaOH जैसे ही 1300 डिग्री सेल्सियस पर 1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो यह हमें देगा क्या? 2Na प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ इसके गुण हैं। ये पारभासी श्वेत कलर का होता है, ठोस गलनांक इसका होता है 318 डिग्री सेल्सियस। और आपके जल में ये अत्यधिक विलय होने के कारण जलीय विलयन जो इसका होता है वो सार्य होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1300 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर के सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाता है। अब इसके उपयोग लिखेंगे, तो आप इसके उपयोग लिखेंगे तो पहला इसका जो उपयोग आता है वो आता है आपके साबुन, आपके कागज यानी पेपर, कागज, कृत्रिम रेशम। ठीक है, कृत्रिम रेशम बनाने आदि के निर्माण। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे कागज के उद्योग में काम आता है, साबुन बनाने में काम आता है, कृत्रिम रेशा बनाने में काम आता है। फिर इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम के परिष्करण में। ठीक है, पेट्रोलियम के परिष्करण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपके जो बॉक्साइड होता है उस बॉक्साइड के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइड के शुद्धिकरण में। और चौथा आपके आ जाता है इसका उपयोग कि आपका जो शुद्ध वसा यानी कि प्योर वसा व तेलों के लिए, तेलों के निर्माण में। ठीक है, तो शुद्ध वसा या तेल बनाना है तब भी हम इसका उपयोग करते हैं निर्माण में। ठीक है, और आपकी कई प्रयोगशाला जो होती है, लैब होती है ना, उस लैब के अंदर ये कई रिएक्शंस के अंदर एज ए अभिकर्मक उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक रिएजेंट, अभिकर्मक के रूप में। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। किसके बारे में?
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, NaOH। इसको बनाते किस विधि से है, कास्टनर केल्नर सेल से। इस विधि में एक अमलगम बनता है और अमलगम होता है NaHG, ठीक है। या फिर आप एक बात और याद रख सकते हैं कि ये जो अमलगम है ये बनता कहाँ पर है, तो ये अमलगम हमारा कैथोड के ऊपर बनता है, ठीक है। इस चीज़ को और याद रख लेना थोड़ा सा डीप में, कैथोड पर। समझ में आ गई बात। और इसके गुण हैं, पारभासी सफ़ेद ठोस पदार्थ है ये। इसका गलनांक 318 डिग्री सेल्सियस है। जल में अत्यधिक विलय होता है, जलीय विलयन सारे होता है इसका। इसकी जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और H2O मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब 1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं। इसके उपयोग है साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम आदि के निर्माण में। आपका जो पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है, बॉक्साइड के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, शुद्ध वसा व तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला के अंदर एज ए रिएजेंट इसका भी उपयोग किया जाता है। यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट यौगिक आपके आता है दोस्तों, वो आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आप लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 होता है। जैसे ही बाई शब्द बीच में आ जाता है तो बाई का मतलब है आपका जो एक Na2 था ना, तो दो में से एक Na बन जाएगा और एक H बन जाता है, कहने का मतलब ही है, ठीक है। तो NaHCO3 अगर होगा तो बाई कार्बोनेट ऐसे याद रखोगे, या ऐसे याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन अगर उपस्थित है तो बाई कार्बोनेट होता है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो सोडियम डायरेक्ट कार्बोनेट होता है, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो Na2CO3। समझ में आ गई बात। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो पहले ये पॉइंट लिख लीजिए कि इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, सबसे पहले तो याद रखेंगे। और इसको बेकिंग सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है कई खाद्य पदार्थ, जैसे आपने केक देखा होगा आपके घर में, जो है राजस्थान के अंदर जो ढोकले बनते हैं ना, सोडे के जो इससे बनाए जाते हैं, आटे से और सोडे को मिक्स करके, वो है। तो वो सब चीज़ें फूल कैसे जाती है, इडली है आपका, जो आपका खमण है, ये फूलते जो है वो इसी वजह से, जो प्रफुल्लित टाइप के होते हैं ना, फ्लफी फ्लफी, तो वो उसी के कारण होते हैं कि उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। अब वो कैसे होता है, तो देखो आप इसके बारे में लिखेंगे कि इसे सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और गर्म करने पर किसको, NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसे गर्म करने पर विघटित होकर, यानी कि टूट करके, विघटित होकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है, ठीक है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है। और जिससे उन बुलबुलों के कारण क्या होता है, जिससे केक, पेस्ट्री आदि में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं तथा ये हल्के तथा परिफुलित
एक मिनट, हल्के तथा परिफुलित। परिफुलित का मतलब क्या है? फ्लफी बन जाते हैं। बन जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और ये जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग खाने की कई चीज़ें बनाने में होता है, जैसे कि आपका केक है, पेस्ट्री है, इनमें। अब इसको जैसे ही डाला जाता है तो केक, पेस्ट्री वगैरह जो है प्रफुल्लित यानी हल्के हो जाते हैं और फुली फुले टाइप के हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म होता है तो वो विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले होते हैं उसकी वजह से उसके अंदर छोटे छोटे से छिद्र बन जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे अब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित यानी कि उसमें डाल करके प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है आप Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। और जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी NaHCO3 कम विलय होने के कारण श्वेत यानी कि सफ़ेद क्रिस्टलीय रूप में पृथक यानी कि अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो NaHCO3 है वो कम विलय होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा Na2CO3 इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? CO2 गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन Na2CO3 डायरेक्ट लिया है क्या? नहीं, जलीय विलयन यानी इसमें जल भी होगा। और जब ये तीनों रिएक्शन करते हैं तो हमारे क्या बन जाता है? NaHCO3। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो ये NaHCO3 है ये आपका जो साल्वे विधि है उसमें मध्यवर्ती के रूप में भी बनता है। तो साल्वे विधि में भी एक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। ठीक है, तो जो आपका NaHCO3 है वो क्या होता है? साल्वे विधि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसके अंदर एक मध्यवर्ती के रूप में भी ये बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, अब सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में जो इसके जनरल इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ उपयोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग के अंदर सबसे पहला जो इसका उपयोग आता है वो आ जाता है आपके जो अग्निशमक यंत्र होते हैं, अग्निशमक यंत्र। ठीक है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनमें, यानी अग्निशमक यंत्र में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने
के कारण, उत्पन्न करने के कारण उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आप याद रखेंगे, अब देखो इसकी चलो एक रिएक्शन भी लिख ही लो कि भाई ये अग्निशमक यंत्र में जो है CO2 कैसे उत्पन्न करता है। तो जो हमारा NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे ही HCl से रिएक्शन करता है तो ये हमें दे देता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है और आपका स्टार्च है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है और सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, इन सभी का जो मिश्रण होता है उसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि बेकिंग पाउडर होता क्या है। तो आप लिखेंगे इधर बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, NaHCO3 आपका स्टार्च, ये कितना कितना होता है वो भी बता रहा हूँ मैं, और आपका कैल्शियम डाई हाइड्रोजन, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्टार्च है। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये लिया जाता है 30%। ठीक है, स्टार्च यानी कि आपका जो है कितना लिया जाएगा, 40%। और सोडियम हाइड्रोजन कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम फिर H2PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, और ये कितना होता है, 10% होता है। और आपका सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सोडियम NaAlSO4। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये कितना होता है, तो सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो कितना लिया जाएगा दोस्तों, आपके 10% लिया जाता है। ठीक है, सॉरी देखो 30 से 40, 40 और ये 10, 80, ये 20 होगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट 30%, स्टार्च 40%, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन यानी कि आपका कैल्शियम डाई हाइड्रोजन यानी CaH2PO4 होल ट्वाइस 10% और सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि NaAl2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये सभी जो है लिए जाते हैं किसके अंदर, बेकिंग पाउडर के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है। और लास्ट इसका थर्ड उपयोग जो है वो होता है चर्म रोग में, यानी चमड़ी रिलेटेड कोई रोग है तब। तो चर्म रोगों में मंद पुतिरोधी यानी कि माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। ठीक है, तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट उपयोग है किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के। पहला क्या है, अग्निशमक यंत्र में CO2 उत्पन्न करने के कारण उपयोग में लिया जाता है, एक बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग में लिया जाता है, और चर्म रोगों के अंदर जो है मंद पुतिरोधी यानी कि माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आज हम लोगों ने जो है एस ब्लॉक का जो वर्ग फर्स्ट है, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात कर ली है।
अब हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे वर्ग सेकंड के तत्व यानी कि सारे मृदा धातुओं के बारे में, यानी बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जिस प्रकार से इस टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा है वैसे ही इस वर्ग को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अब आप लोगों के लिए क्लासेज जो है वो लॉन्ग ही लेकर के आने वाला हूं। बस आपको तो ये बताना है कि क्या 1 घंटे की क्लास लाई जाए या नहीं लाई जाए। अगर 1 घंटे की क्लास आप पूरी देखेंगे तो मैं जरूर 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे की भी ला देने को तैयार हूं, बस आपको क्लास पूरी देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वक्त बदलता है, आपका फिर से बदलेगा, आप बस तैयारियों में लगे रहिए, एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एंड लव यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।